हेलो। चलो देखता हूँ बच्चों। चलो भाई देखो ऐसा है, देखो ज्यादा समय आज है नहीं क्योंकि मेरे को कहीं जाना है। तो जैसे ही गाड़ी आ जाएगी मेरे को जाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो सुन लो। ए क्लास, तो तब तक हम क्लास लेते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता है कि हम 6:40-45 तक तो चला देंगे क्लास को। ठीक है, 5-10 मिनट तो मन को रुकवा दूंगा। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो। है? हाँ बोर्ड पे देखो। चलो यार सुनो, नहीं तो देखो ऐसा है कि कल मैं क्लास लूंगा आप लोगों की, और मैं कल फिजिक्स खत्म कराऊंगा। कल सिलेबस खत्म है आप लोगों का, डन है। ठीक है, और केमिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है, तो मंडे ट्यूसडे से हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में तो रिवीजन शुरू कर चुके हैं मान लो। ठीक है, सो बहुत सही टाइम पे हमारा सिलेबस पूरा हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगी रिवीजन। बस ये सुन लीजिए कि मैंने अभी कुछ चीजें आप लोगों को बतानी है इंटरफेरेंस से ही। मैं पहले उन्हीं पे ही बात करूंगा आप लोगों से। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस नहीं हुए थे लास्ट टाइम तक, वो कर लेते हैं। तो मैंने तुम लोगों को एक टॉपिक शुरू करवाया था एक कॉन्सेप्ट से, जहां पर मैंने आपको करवाया था कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। जब बात ये होती है कि दो लाइट वेव्स मिलके, जरूरी नहीं है कि ब्राइटनेस नहीं बनाए, दो लाइट वेव्स मिलके डार्कनेस भी बना सकती है। आगे नहीं बताओ जरा। तो दो वेव्स मिलके ब्राइट बनाएंगे, डार्क बनाएंगे, इट ऑल डिपेंड ऑन देयर पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। रिजल्ट कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। सारा कुछ निर्भर इस बात पे करता है कि दोनों जब स्क्रीन पे पहुंचे तो उनकी क्रस्ट ट्रफ ट्रफ पहुंचे साथ में, मतलब क्रस्ट क्रस्ट पहुंचे, मतलब सेम पैटर्न वाला वेव पहुंचा, या अपोजिट वाला पहुंचा कि एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ। और ये सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर बोलो, पाथ डिफरेंस के ऊपर। बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि डिफ्रेक्शन भी जब कराऊंगा तो भी ये पाथ डिफरेंस वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। कितने कितने के पाथ डिफरेंस पे आपको कंस्ट्रक्टिव मिलता है? दो वेव जीरो के पाथ से आगे पीछे हो, जीरो मतलब बिल्कुल साथ में ही चली है, लैम्डा के पास से आगे पीछे हो, लैम्डा भी अगर आगे पीछे होती है मतलब एक लैम्डा फालतू चली हुई है, तो भी कोई टेंशन नहीं है ना, क्योंकि तब भी इसका भी क्या बन रहा होगा, क्रस्ट, उसका भी क्या बन रहा होगा, क्रस्ट। टू लैम्डा फालतू चल रही है तो भी ठीक है, थ्री लैम्डा तो भी ठीक है। तो इतने इतने पर बोलो क्या करेंगे, डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव ही मिलेगा। लेकिन अगर लैम्डा बाई टू से आगे पीछे, कितने से बोलो, लैम्डा बाई टू से आगे पीछे, तो बोलो क्या मिलता है, डिस्ट्रक्टिव मिलता है। थ्री लैम्डा बाई टू से डिस्ट्रक्टिव, फाइव लैम्डा बाई टू से डिस्ट्रक्टिव। ये सब तो आपको समझ में आ गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम लोगों को एक पैटर्न समझाया। मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर एक सोर्सेज वाली स्लिट्स बनाऊं, दो स्लिट्स जो कि एक ही सोर्स से लाइट को भेज रही है, तो सामने एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें यहाँ पर ब्राइटनेस होती है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ ब्राइटनेस होती है, फिर कुछ ब्राइटनेस होती है। मतलब कुछ ऐसा होता है कि कहीं पर ब्राइट है तो फिर डार्क है, फिर ब्राइट है फिर डार्क है, ऐसा कुछ आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है। क्लास ध्यान समझना है। और वो पैटर्न आप लोगों को मैंने यहाँ पर बना के भी दिखाया था कि कुछ इस तरह का आपको पिक्चर देखने को मिलता है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। फ्रिंजेस बना दी मैंने ऐसे करके जानबूझ के बनाई, क्योंकि यहाँ पर ब्राइटनेस ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे ब्राइटनेस कम होती है, डार्क हो जाता है। बिल्कुल याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? और ऐसा क्यों हुआ था तो वो मैंने आपको बताया था कि इन दो सोर्सेज से आने वाली जो लाइट होती है, इधर जब पहुंचती है तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का होता है, जीरो का, तो ब्राइट मिलता है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर अगर देखोगे तो दोनों से आने वाली लाइट रेस के बीच में डेफिनेटली पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप देखेंगे कि S1 को दूरी कम तय करनी पड़ रही है और S2 को ज्यादा, और ये डिफरेंस पहले बढ़ के कितना होगा, जीरो डिफरेंस से कितना, जीरो के पाथ डिफरेंस से बढ़ के कितना होगा, 0.5 लैम्डा का। जब 0.5 लैम्डा होगा डार्क बन जाएगा। फिर थोड़ा और ऊपर जाऊंगा डिफरेंस और बढ़ेगा, 0.5 लैम्डा का कितने का होगा, 1 लैम्डा का, फिर ब्राइट बन जाएगा। फिर 1.5 लैम्डा का होते ही डार्क बन जाएगा, 2 लैम्डा का होते के साथ ही ब्राइट बन जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? तो मैंने कहा था कि जब जब मेरा ये एच डी में एक तरीके से जिस भी सर्टेन पॉइंट पे मैं हूं उसके हिसाब से क्रिएट हुआ पाथ डिफरेंस है। क्या है बोलो, पाथ डिफरेंस। कि मैं जिस हाइट पे चला गया, जितनी ज्यादा हाइट पे जाऊंगा पाथ डिफरेंस उतना ही बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एच डी जब जीरो के बराबर होगा, लैम्डा बाई टू लैम्डा, फिर थ्री लैम्डा बाई टू होगा, फिर टू लैम्डा, इसके अकॉर्डिंग डार्क ब्राइट आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? और ये बहुत जरूरी चीज थी कि किस हाइट पे मुझे क्या मिलेगा। जरा बताओ जीरो की हाइट पे मुझे क्या मिलेगा, ये बस ये याद रखना है। मेन तो मैं कह रहा हूं यही याद करना है। जीरो पर क्या मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट। फिर 0.5 डी लैम्डा बाई डी, 0.5 डी लैम्डा बाई डी फर्स्ट डार्क, फिर 1 डी लैम्डा बाई डी फर्स्ट ब्राइट, फिर 1.5 डी लैम्डा बाई डी सेकंड डार्क एंड 2 डी लैम्डा बाई डी सेकंड ब्राइट। अच्छा मैंने तुम्हें एक तरीका भी बताया था, मान लो मैं पूछूं तुमसे फिफ्थ ब्राइट कहां पर है, तो 5 डी लैम्डा बाई डी की हाइट पर बोलो क्या है, फिफ्थ ब्राइट, 5 डी लैम्डा बाई डी की हाइट पर। और फिफ्थ डार्क जस्ट इसके पीछे होगा, 4.5 डी लैम्डा बाई डी। बहुत अच्छे, सही याद चल रहा है आप लोगों को? क्लियर है कि नहीं? यहां से तो आपको समझ में आ गया डार्क ब्राइट कहां पर मिलने वाले। और यहां पर बिल्कुल ब्राइट है और यहां पर बिल्कुल डार्क है, तो बीच में ऐसा क्या है, तो यहां पर बच्चों ऐसा है कि पूरा फुल ऑन कंस्ट्रक्टिव है, यहां पर फुल ऑन डिस्ट्रक्टिव है, बट बीच में ना तो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट करता है ना पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाता है, इसमें से कुछ ना कुछ ब्राइटनेस आती है। जैसे ही पार्ट डिफरेंस जीरो से लैम्डा बाई टू की तरफ बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे डार्कनेस पैदा होना शुरू हो जाती है, ज्यादा कैंसिल आउट होनी शुरू हो जाएगी ना, और लैम्डा बाई टू पे पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगी, ए से माइनस ए मिल जाएगा पूरी तरीके से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
तो ये मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया है इंटरफेरेंस वाला पैटर्न इतना। और फ्रिंज विड्थ की बात मैं अगर करूं तो आपको बता दिया कि चाहे ब्राइट की फ्रिंज विड्थ हो, चौड़ाई जो है, चाहे डार्क की फ्रिंज विड्थ हो, चाहे सेंट्रल ब्राइट की फ्रिंज विड्थ हो, कितनी होती है बोलो, डी लैम्डा बाय डी, डी लैम्डा बाय डी। अब कुछ बहुत ही जरूरी सवाल ऐसे भी हैं जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे इस इंटरफेरेंस से। डिफ्रैक्शन में नहीं आ रहा, मैं इंटरफेरेंस से सिखाऊंगा अभी मैं आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि थर्ड ब्राइट कहां पर कितनी ऊपर है, बता देंगे भाई, क्लियर है। अच्छा, कभी ऐसे पूछ रहे हैं आप लोगों को कि थर्ड ब्राइट और सेकंड डार्क के बीच में कितनी दूरी है, तो सेकंड डार्क की हाइट निकाल लेंगे, सेकंड डार्क की हाइट निकाल लेंगे, थर्ड ब्राइट की हाइट निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। अरे सेंटर से लेके थर्ड ब्राइट की हाइट निकाल लेंगे, सेकंड डार्क की हाइट निकाल लेंगे और डिफरेंस कर देंगे, आ जाएगा। अरे नहीं आया समझ में, है ना। चलिए, तो ये पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं तुम लोगों को एक बहुत ही जरूरी चीज पे लेके चलता हूं, ढंग से सुनिएगा। सो गाइस, एक बात मुझे बताओ आप लोग, कि आप लोगों ने बोला कि जो फ्रिंज की विड्थ है वो कितनी होती है, बोलो डी लैम्डा बाय, मतलब इतनी चौड़ी चौड़ी फ्रिंज विड्थ बनती है। अब मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से, ढंग से सुनिएगा। पीछे भाई स्क्रीन पे कुछ ऐसा पैटर्न नजर आने वाला है कि यहां पर आपको पता है सेंटर पे बिल्कुल ब्राइटनेस है ना, ये सेंटर हो गया। सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, सबको क्लियर है नहीं ये वाली चीजें। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि एक तो ये कि जो ये पूरा सेटअप है, इसमें आपको बताना है कि व्हाट विल हैपन टू द विड्थ ऑफ फ्रिंज विड्थ, व्हाट विल हैपन टू फ्रिंज विड्थ if यही है ना, ऐसा ही है ना, if we increase the distance between sources and screen, अगर मैं स्क्रीन और सोर्सेज के बीच की दूरी को बढ़ा दूं, स्क्रीन और सोर्सेज के बीच की दूरी को बढ़ा दूं, जो फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई पे क्या असर पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, ढंग से सुनना। अगर मैं कैपिटल, मतलब ये क्या बढ़ रहा है बोलो, डी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है बोलो, कैपिटल डी। अगर कैपिटल डी बढ़ रहा है तो आप मुझे बताइए फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। कैपिटल डी इंक्रीज तो फ्रिंज विड्थ बोलो क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो अब हम बोलेंगे ब्रॉड फ्रिंजेस फॉर्म्ड, ब्रॉड फ्रिंजेस फॉर्म्ड। इस क्वेश्चन को मैं ऐसा भी बोलता है कि ऐसा कर देने से अब स्क्रीन के ऊपर ज्यादा फ्रिंजेस एक्युमुलेट होंगी या कम फ्रिंजेस एक्युमुलेट होंगी, क्योंकि आपकी स्क्रीन की एक पूरी स्क्रीन का एक साइज होगा। इधर ध्यान दो मान्य, एक स्क्रीन का बोलो क्या होगा, साइज होगा। मान लो कि मेरी मेरी इतनी स्क्रीन है, अब इसके ऊपर अगर छोटी फ्रिंजेस वाली स्क्रीन, छोटी फ्रिंजेस वाली वो बन रही है, छोटी फ्रिंजेस बन रही है, विड्थ उनकी चौड़ाई कम है, तो ज्यादा फ्रिंजेस एक्युमुलेट होंगी, और बड़ी फ्रिंजेस बन रही है तो कम फ्रिंजेस एक्युमुलेट होंगी। तो वो ऐसे भी क्वेश्चन करता है कि विल इट एक्युमुलेट मोर फ्रिंजेस नाउ और लेस फ्रिंजेस, तो बोलता है विल इट एक्युमुलेट more fringes और लेस फ्रिंजेस नाउ। नहीं आई मेरी बात समझ में, तो हम बोलेंगे जब फ्रिंज विड्थ चौड़ी हो जाएंगी ना, ब्रॉड हो जाएंगी फ्रिंजेस, तो ब्रॉड फ्रिंजेस से ये होगा कि जो छोटी वाली फ्रिंजेस है वो तो इतनी एक्युमुलेट होगी, मान लो इतनी सी स्क्रीन पे कितनी होगी बोलो 4, लेकिन जब ये ब्रॉड हो जाएगी तो क्या होगा, 2 ही फ्रिंजेस एक्युमुलेट हो पा रही है। क्लियर है कि नहीं, नहीं आ रही बात समझ में। स्क्रीन साइज उतना ही है, अगर छोटी फ्रिंजेस है ज्यादा एक्युमुलेशन होगा और बड़ी फ्रिंजेस है तो कम एक्युमुलेशन होगा, तो हम बोलेंगे लेस फ्रिंजेस, लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल एक्युमुलेट। बच्चों समझो मेरी बात को, नहीं आया ना समझ में। एक बड़ी जरूरी चीज और है, ये डी डिस्टेंस कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सोचो कि इतना ज्यादा बड़ा हो गया डी डिस्टेंस कि फ्रिंज विड्थ इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि पूरी स्क्रीन पे एक ही फ्रिंज आ रही है, तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न ही नजर नहीं आएगा, फिर इंटरफेरेंस पैटर्न नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न तब नजर आएगा ना जब ब्राइट डार्क बनेगा। लेकिन अगर इतनी चौड़ी फ्रिंज होगी कि सेंट्रल ब्राइट ने ही पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया, तो आपको नजर, इसलिए रियल में जब आप ये कभी करेंगे एक्सपेरिमेंट तो हो सकता है बहुत बार फेल हो, क्योंकि क्या पता डी बहुत ज्यादा ले लिया हो। अगर डी ज्यादा ले लिया होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा निखिल, डी बहुत ज्यादा लेने से फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। इतनी भी बढ़ सकती है कि सेंट्रल ब्राइट ही पूरी स्क्रीन को बोलो क्या कर ले, कवर कर ले, और इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नजर
नहीं आएगा। तो ये बस नॉलेज पर्पस के लिए आपको पता होना चाहिए कि इफ वी इंक्रीज d to a very high value, then it may happen that whole screen will covered by central bright and no interference pattern। अरे नहीं आया समझ में क्या? ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आया सर? पक्का? कैपिटल डी बताओ, सोर्सेज और स्क्रीन के बीच की दूरी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा सब बच्चे बताओ? फ्रिंज विड्थ चौड़ी होने लगेगी, और फ्रिंज विड्थ अगर ब्रॉड होने लगेगी तो वो कम एक्यूमुलेशन होगा स्क्रीन के ऊपर, और अगर बहुत ज्यादा मैंने डी को बढ़ा दिया तो हो सकता है कि सिर्फ एक ही फ्रिंज विड्थ उसके ऊपर आए, एक ही फ्रिंज आए सेंट्रल ब्राइट, और सारा का सारा इंटरफेरेंस बटन गायब हो जाए वहां से। क्लियर होता है कि नहीं होता? क्योंकि मिनिमम 2 फ्रिंज तो बननी चाहिए ना, ताकि बीच में डार्क दिखे। अगर एक ही फ्रिंज बनी तो कोई फायदा नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये तो हुआ कैपिटल डी की कहानी। अब मेरा सेम क्वेश्चन आप लोगों से चाहेगा कि भाई व्हाट विल हैपन if slits become closer, slits comes closer। अगर हम slits को नजदीक लेके आए तो बताओगे क्या होगा? तो अगर मैं d को घटाऊंगा तो आप जानते हैं कि बीटा इज टू में क्या होता है, d लैम्डा बाय में d। अगर मैं d को घटाऊंगा तो फिर फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। सेम सीन है, बिल्कुल सेम सीन है। समझ में आ गया क्या होगा? तो अगर मैं d को घटाऊंगा, स्लिट्स को नजदीक लेके आने लगूंगा, उनके बीच की दूरी बहुत कम कर दूंगा, तो फ्रिंज विड्थ क्या होने लगेगी बोलो? ज्यादा होने लगेगी। हम बोलेंगे लेस फ्रिंजेस, लेसर नंबर ऑफ फ्रिंजेस नाउ एक्यूमुलेट ऑन स्क्रीन। अरे यार नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा ना? और फिर वही बात आती है कि बहुत ज्यादा नजदीक नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा नजदीक लेके आया तो क्या प्रॉब्लम आएगी जरा बता दो? बहुत ज्यादा नजदीक लेके आ गए तो डी अगर बहुत कम हो गया तो बीटा बहुत बड़ा हो जाएगा। हो सकता है इतना बड़ा हो जाए बीटा की सेंट्रल ब्राइट ही पूरी स्क्रीन को कवर कर ले और इंटरफेरेंस पैटर्न नजर ना आए। तो इसलिए एक बड़ा ही मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू होना चाहिए डी का भी और कैपिटल डी का भी, स्मॉल डी का भी और कैपिटल डी का भी, सो दैट वी कैन ऑब्जर्व एन इंटरफेरेंस पैटर्न। इफ डी बिकम वेरी लार्ज, डी बिकम वेरी स्मॉल, अगर इनमें से कोई भी चीज बहुत बड़ी या बहुत छोटी हो गई ना तो इंटरफेरेंस पैटर्न नजर नहीं आएगा। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रहा समझ में? पक्की बात है, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अगला मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि व्हाट विल हैपन, अ स्क्रीन विल एक्यूमुलेट more number of red fringes और more number of violet fringes। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, बताओ कौन सी वाली मतलब फ्रिंजेस ज्यादा एक्यूमुलेट होंगी स्क्रीन पे, रेड वाली या वॉयलेट वाली? एक बार मैंने लाल कलर की लाइट को यूज किया, एक बार मैंने लाल कलर की लाइट को यूज किया, और एक बार मैंने वॉयलेट को। तो आपको पता होना चाहिए कि बीटा तो है डी लैम्डा बाई डी। अब आपको पता है रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, फॉर रेड वेवलेंथ ज्यादा तो बीटा ज्यादा। अरे यार नहीं आ रही बात समझ में? रेड का वेवलेंथ ज्यादा तो बीटा ज्यादा, बीटा ज्यादा तो मतलब कि रेड की फ्रिंजेस चौड़ी चौड़ी बनेंगी। बोले है कि नहीं? समझ नहीं पा रहे आप लोग? नहीं समझ पा रहे ना? तो रेड की फ्रिंजेस चौड़ी चौड़ी बनेंगी। और अगर यही बात करूं मैं वॉयलेट की, तो वॉयलेट का वेवलेंथ कम है तो बीटा कम होगा। वॉयलेट का वेवलेंथ कम है तो बीटा, तो फॉर वॉयलेट वेवलेंथ कम है तो बीटा भी, तो बीटा कम होगा तो उसका कुछ ऐसा बनेगा। तो कितनी फ्रिंजेस? ज्यादा नंबर्स में फ्रिंजेस एक्यूमुलेट होंगी। तो कौन से कलर की लाइट ज्यादा फ्रिंजेस को एक्यूमुलेट करने वाली है? सो हम बोलेंगे वॉयलेट कलर लाइट हैज मोर फ्रिंजेस accumulate on the screen since width of fringes is smaller in case of violet color। अरे कुछ डाउट रह गया क्या भाई? डाउट रह गया? नहीं आया ना समझ में? कनिष्का सबको क्लियर है यहां तक का? कलर वाला सीन भी क्लियर है? अच्छा अब एक प्रॉब्लम समझो, क्या तुम इस इंटरफेरेंस पैटर्न में व्हाइट लाइट यूज कर सकते हो?
कैन वी यूज अ व्हाइट लाइट इन केस ऑफ इंटरफेरेंस? कर सकते हैं। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चों आपने व्हाइट लाइट यूज करी, समझना बहुत अच्छे। अब आपको पता है कि जो फ्रिंजेस बनती हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनती हैं? बीटा इज इक्वल टू में क्या बोलो? डी लैम्डा बाय डी। समझना। एंड व्हाइट लाइट के पास, व्हाइट लाइट के पास वो सातों कलर है। इधर ध्यान देना भाई, खुशी। व्हाइट लाइट के पास सातों कलर है। अब सातों कलर है तो सातों की वेवलेंथ अलग है, तो सातों की वेवलेंथ अलग है, तो सातों के सातों वहां पर अपनी अलग अलग फ्रिंजेस बना देंगे, किसी की थोड़ी छोटी, किसी की थोड़ी ब्रॉड। जैसे कि वॉयलेट वाला क्या करेगा? वॉयलेट वाला क्या करेगा? वॉयलेट वाला छोटी छोटी फ्रिंजेस बना देगा ऐसी। देखना 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 क्या होगा। रेड वाला क्या करेगा? रेड वाला बड़ी बड़ी बना देगा। ग्रीन वाला इन दोनों के इंटरमीडिएट में बना देगा। येलो वाला अपने हिसाब से बना देगा। तो ऐसे में सारे कलर्स कंबाइंड करके फिर से व्हाइट लाइट ही दिखेगी आप लोगों को। कहने का मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड नहीं होगा। व्हाइट लाइट के केस में इंटरफेरेंस दिखेगा ही नहीं। तो आपको कभी भी इंटरफेरेंस देखने के लिए कैसा लाइट यूज करना है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मतलब कि या तो प्रॉपर रेड हो, प्रॉपर वॉयलेट हो, प्रॉपर ग्रीन हो। आपको लाइट मोनोक्रोमेटिक ही यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज इफ वी यूज व्हाइट लाइट देयर विल बी अ फ्रिंजेस ऑफ डिफरेंट विड्थ फॉर्म ऑन द स्क्रीन एंड हेंस देयर विल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न सीन ऑन द स्क्रीन। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्योंकि व्हाइट लाइट के पास सारे कलर हैं और सारे कलर का वेवलेंथ बोलो क्या है? अलग है। तो लाल अपने हिसाब से विड्थ बना देगा, वॉयलेट अपने हिसाब से। तो जो लाल के बीच में गैप्स होंगे डार्क वाले, उसको वॉयलेट भर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहीं पर भी आपको डार्क स्पॉट नजर नहीं आएगा, सारा ब्राइट नजर आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हम क्या बोलेंगे? फॉर अ व्हाइट लाइट, फॉर अ व्हाइट लाइट fringes of different widths form on the screen and hence no by different colors and hence no interference pattern is seen on the screen. अरे समझ आया? So we must use monochromatic light in case of इंटरफेरेंस सेटअप। अच्छा मैं एक बात आपको बताना भूल गया, इसमें इस सेटअप को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, तो वो मैं बाद में बताने वाला था। यंग्स डबल स्लिट, डबल स्लिट मतलब दो स्लिट है, और यंग्स जिन्होंने करा था तो नाम हो गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हालांकि मैं इंटरफेरेंस बोल रहा हूँ, लेकिन इसका नाम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी है। नहीं आ रहा सचिन समझ में? अब बात बड़ी सिंपल सी है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? कितने कितने क्वेश्चन कर लिए देख लो जरा फटाफट से। सबसे पहली चीज, डी क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब डी के बढ़ने से क्या होगा। फिर देखो तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं, डी पे, कलर पे और स्मॉल डी पे। डी बढ़ेगा तो क्या होगा वो समझ में आ गया, स्मॉल डी बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा समझ में आ गया, कलर बदलेगा तो क्या होगा समझ में आ गया, व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या गड़बड़ होगी समझ आ गया। बोलो है कि नहीं? तो मोनोक्रोमेटिक यूज करना। एक बड़ा ही आखिरी सवाल दिमाग में आया बहुत अच्छा इसके रिलेटेड, देखो जरा क्या होगा। व्हाट विल हैपन, what will happen to the fringe width, to the fringe width if the whole Young's double slit experiment, Young's double slit setup is dipped in water? अगर इसको पूरे सेटअप को पानी में डिप कर देंगे तो क्या होगा? Will it accumulate, will screen now accumulate, कुछ कह रहे खराब हो जाएगा पानी में डालने से, will screen now accumulate more number of fringes or lesser number of fringes? चलो सवाल है, आप लोग सोचिए, सोच लीजिए। गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं आई, तुम अपना काम करो। क्वेश्चन लाओ, पानी में चला जाएगा सेटअप तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
ये सेटअप अगर पानी में चला गया तो क्या होगा? हेलो, क्या हुआ है कि नहीं? अच्छा, इसलिए नहीं आ गए। कोई नहीं, सब आ रहा मैं सेंटर पे ही हूँ। कुछ नहीं, मैं सेंटर के बाहर आओ, मैं ढूंढ दूंगा। अच्छा, तुम लोगों को एक सवाल इसी के साथ साथ दे देता हूँ, सोच लो। क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैपन टू द what will happen to the frequency, wavelength of light when it goes from air to water medium? तो सोचिए, सोच लो दोनों सवालों के जवाब। ओ भाई, इसका आंसर आ गया। चलो पहले मुझे इसका जवाब दो भाई। अगर जैसे ही कोई वेव एयर से पानी में जाएगी, मैं आप लोगों को हालांकि बता चुका हूं, एयर से पानी में अबे ये परफ्यूम का शौक नहीं, मैं ना लेता हूँ उसकी जगह। अबे कुछ नहीं करके आया भाई, मुंह धो के आया हूँ। ये परफ्यूम वो लोग मारते हैं, नाते नहीं। सुनो, अब सिंपल सी चीज है भाई, बस मेरे पास यहाँ पर एक वेव ऐसी आ रही है। अब इसका अपना एक वेवलेंथ है और इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। लेकिन आप याद करिए, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, जब भी कोई वेव पानी में जाती है ना, उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। अभी मैं जब हाइजीन प्रिंसिपल करा रहा था, तब मैं इस बारे में बात कर रहा था आप लोगों से। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था, सुनना, इसको ऐसे समझना। इधर भाई क्या हो रहा है, इधर दो। जैसे कि कोई इंसान बाहर भागते हुए पानी में घुसने वाला है, तो मान लेते हैं कि बाहर वो 5 सेकंड में 5 कदम रखता है। 5 सेकंड में
तो पानी में अंदर जाने के बाद भी वो 5 सेकंड में 5 ही कदम रखता है, कदम वही रखता है, समझो मेरी बात को, उसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, 5 सेकंड में 5 कदम बाहर, 5 सेकंड में 5 कदम अंदर, मतलब फ्रीक्वेंसी अभी बाहर भी 1 हर्ट्ज की है, अंदर भी 1 हर्ट्ज की, 1 सेकंड में 1 कदम है। लेकिन आप मुझे बताओ बाहर जो कदम होंगे वो कैसे होंगे, बड़े बड़े, और पानी में जाने के बाद कदम उतने बड़े, मतलब कि पानी में जाने के बाद फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ नहीं आया समझ में, अंदर जाके फ्रीक्वेंसी कम, मतलब ये समझ लो कि अगर अंदर गए और फ्रीक्वेंसी हमारी म्यू डैश है, तो म्यू डैश और म्यू बोलो क्या होता है, अरे यार बातें मत करो, सुन लो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और जो वेवलेंथ होता है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा जितना बाहर था। बाहर अगर ऐसे ऐसे वेवलेंथ चल रहा था ना, मतलब कि इतना वेवलेंथ था, प्लीज बातें नहीं करेंगे कोई बच्चा, ये वेवलेंथ इतनी बड़ी थी, तो अंदर जाते के साथ ही ये वेव थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। आप देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेम है, लेकिन क्या कम हो गया है, क्या कम हो गया है, एक वेव का लेंथ कम हो गया है, बोलो है कि नहीं। मतलब पहले जो कदम बड़े बड़े ऐसे ऐसे जा रहे थे वो पानी में जाते के साथ ही जो ऐसे ऐसे आ रहे थे पानी में जाते के साथ ही छोटे छोटे हो चुके हैं, समझ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी वही है, वेवलेंथ कम। अच्छा कोई ये भी बोल देता है कितनी कम हो जाएगी सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी कम हो जाएगी, तो जो नई वेवलेंथ आती है ना, बस एक सिंपल सा ध्यान रखिएगा, पुरानी वाली वेवलेंथ से 1/μ टाइम्स हो जाती है। म्यू क्या होता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, कितना है बोलो 2, तो वो आधा कर देगा वेवलेंथ को, और अगर 3 है तो 1/3 कर देगा, 4 है तो 1/4 कर देगा। समझ ही नहीं आ रहा सर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी में जाते के साथ ही वेवलेंथ पे असर पड़ता है। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर इस पूरे सेटअप को हमने पानी में डिप कर दिया, इस पूरे सेटअप को हमने किसमें डिप कर दिया, पानी में डुबो दिया है, तो पानी में जाते के साथ ही क्या कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है बीटा होता है d लैम्डा बाई डी। सो इन वाटर बोलो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा कम, ओ भाई क्या हो गया, लैम्डा कम होते के साथ ही बीटा, फ्रिंजेस की विड्थ अगर कम हो गई तो बोलो क्या होगा, अगर पहले हमारी ज्यादा फ्रिंजेस आ रही, मतलब पहले अगर जितनी फ्रिंजेस आ रही थी अब उससे ज्यादा फ्रिंजेस एक्युमुलेट होंगी, तो बोलो मोर फ्रिंजेस नाउ एक्युमुलेट ऑन स्क्रीन। ओ बच्चों नहीं आया समझ में। अच्छा कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि सर अगर बाहर हमारी इतनी फ्रिंज विड्थ थी तो अंदर कितनी फ्रिंज विड्थ होगी, तो अंदर की जो फ्रिंज विड्थ होगी कितनी होगी, सेटअप का ना तो डी बदलना ना डी बदलना, भाई सेटअप की कंस्ट्रक्शन थोड़ा ना बदल जाएगी, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी थोड़ा ना बदल जाएगी, क्या डी बदल जाएगा, नहीं सर, स्मॉल डी कैपिटल डी पे कोई असर नहीं पड़ेगा बिकॉज कंस्ट्रक्शनल पार्ट है, लेकिन वेवलेंथ सर लैम्डा डैश हो जाएगी, जो पहले लैम्डा थी वो लैम्डा डैश होगी, तो फ्रिंज विड्थ बीटा डैश हो जाएगी। अब ये लैम्डा डैश कितना होता है, अभी तुम्हें पढ़ाया मैंने, लैम्डा डैश पुराने वाले का 1/μ टाइम्स होता है, बोले है कि नहीं, तो बोलेंगे सर कितना बोलेंगे म्यू डी, बोलो है कि नहीं, और मुझे बताओ जरा ये क्या है बीटा, तो बोलो कितना आ जाएगा, नई फ्रिंज विड्थ पुरानी फ्रिंज विड्थ की 1/μ टाइम्स हो जाएगी। तो मेरा आपसे सवाल है वर्बली बता देना, अगर किसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एयर में फ्रिंज विड्थ जो है 10 mm की है, फ्रिंज विड्थ 10 mm की है, वो सेटअप पानी में गया जिस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 4 यूनिट का है, कितना बोलो 4 यूनिट का फ्लूइड, तो उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे बाहर 10 mm थी, अंदर 4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो 10/4 सर 2.5 mm का फ्रिंज विड्थ बनेगा। नहीं आए ना मेरी बात समझ में, फिर ऐसे भी घुमा देगा क्वेश्चन को, पहले 10 mm की फ्रिंज विड्थ थी, 40 mm की पूरी स्क्रीन थी, पहले 4 फ्रिंजेस आ रही होंगी, कितनी आ रही होंगी बोलो 4, अरे भाई 10 mm की फ्रिंज विड्थ थी, 40 mm की स्क्रीन थी, कितनी फ्रिंजेस आएंगी 4, अंदर जाने के बाद फ्रिंज विड्थ 2.5 mm की बची बस, तो कितनी फ्रिंजेस आएंगी, तो 40 करने के लिए आप लोग समझ लीजिए कि पहले 4 आ रही थी तो 4 गुना ज्यादा आएंगी, मतलब 16 आएंगे। ये नहीं आया ना समझ में क्या बोल दिया मैंने, अरे ऑब्वियस सी बात है फ्रिंज विड्थ कम होगी तो स्क्रीन पे ज्यादा एक्युमुलेशन आएगा, क्लियर है कि नहीं। तो वो चीज तो बात की है, आप मुझे बस इतना बताओ कि पानी में जाने से क्या होता है, मेन क्वेश्चन ये आता है, तो पानी में जाने से वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ कम होता है, फ्रिंज विड्थ कम होती है, फ्रिंज विड्थ कम होती है, तो ज्यादा फ्रिंजेस एक्युमुलेट होंगी, सिंपल सी बात है सर, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जितने भी मैंने तुम्हें क्वेश्चंस कराए आपको समझ में आए कि नहीं है, मेरे को ये करवाने थे इंटरफेरेंस के लास्ट क्लास में भी थे, लेकिन लास्ट में टाइम बचा ही नहीं था, तो ये था कि हमारा आज ही हो जाता कि कल हमें सीधा डिफ्रैक्शन स्टार्ट करना हो, ये ना हो कि पहले ये भी करना पड़े हमें, फिर डिफ्रैक्शन पूरा नहीं हो पाता। अब समझ आया या नहीं आया, फिनिश करूं, पक्का सबको क्लियर है, डाउट तो नहीं रहेगा इसके अंदर। कल सुबह क्लास रखेंगे हम लोग, टाइमिंग में थोड़ी देर में ग्रुप में डालता हूं।